हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। अब वो भी दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे जो है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद रखेंगे, कल ही हमने आपको कराया था एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग हमने देख लिया है। 3 अनुप्रयोग होता है एम्पियर के परिपथीय नियम का, जिसमें से हमने पहला देख लिया है। दूसरा टोराइड वाला होता है जिसको हमने छोड़ दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो। ठीक है, तीसरा हम परिनालिका जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये मैं आपको करा दे रहा हूं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में ये आपसे पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है जी। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, याद हो जाएगा, निश्चिंत रहना है। देखिए सबसे पहली बात आता है परिनालिका कहते किसे हैं जी। परिनालिका का मतलब होता है, आपने स्प्रिंग देखा है। स्प्रिंग का मतलब साइकिल में जो क्या होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है साइकिल में, या आप कोई पेन आता था, ठीक है, तो पेन में भी स्प्रिंग होता था। तो वो जो स्प्रिंग होता था जिसको हम खींचते थे फिर से छोड़ते थे तो वो अपने आप हो जाता था, समझ रहे हैं ना। तो वो स्प्रिंग कुछ इस प्रकार सा होता था, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार का ही होता था, याद है आपको। तो वही स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिनालिका। समझ में आ गया ना। तो फिलहाल हम परिनालिका अब समझ गए होंगे आप। तो परिनालिका को हम इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा हम ऐसे फिगर से हम उसको दर्शाएंगे। तो सपोज डेट मान लेते हैं कि ये एक परिनालिका है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि ये एक परिनालिका है। अब परिनालिका के अंदर ये सपोज डेट ये क्या है, एक परिनालिका है। ठीक है जी, ये क्या है, एक परिनालिका है। और इस परिनालिका में क्या है, इन फेरे तार लपेटे गए हैं। जैसे आप दर्शाना चाहें तो आप दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा आप अभी ध्यान से बस केवल आपको सुनना है, ठीक है। बाकी सब जो यहाँ पे किया जा रहा है उसको समझिएगा। देखिए ये एक परिनालिका है, उसको हमने स्प्रिंग की तरह नहीं दिखाया है, बट इसमें स्प्रिंग की तरह तार लपेटे गए हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं कि इसमें एन फेरे तार लपेटे गए हैं जी। थोड़ा सा मैं इस तरीके से दर्शा दे रहा हूं, इस प्रकार एन फेरे इसमें तार लपेटे गए हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। ये एक परिनालिका है जिसमें एन फेरे तार लपेटे गए हैं। अब इसका ये है मुख्य अक्ष, ये याद रखेंगे, ये इसका, इस परिनालिका का ये एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। इतनी बात समझ के अब देखिए ये एक परिनालिका हमारा कंप्लीट होता है। और इस परिनालिका में जो धारा है, इस परिनालिका में आई धारा प्रवाहित किया गया है। इस परिनालिका में जो धारा है वो कितना, इस परिनालिका में जो धारा है वो आई धारा प्रवाहित किया गया है। अब इस परिनालिका के अंदर हम क्या लेंगे, एक बंद पृष्ठ लेंगे, एक आयताकार बंद पृष्ठ लेंगे। अब वो आयताकार बंद पृष्ठ कुछ इस प्रकार होगा, देख लीजिए आप। इसमें हम एक आयताकार बंद पृष्ठ लेंगे जो इस प्रकार होगा कुछ, देख लीजिए आप। अब इस आयताकार ये बंद पृष्ठ है जिसकी ये जो 4 भुजाएं हैं, देखिए एक है ए, मैं इसको कलर वाइज लिख दे रहा हूं, ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। तो इसकी 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो है एल, मतलब इसकी ए बी भुजा की लंबाई क्या है, एल है। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आपको केवल वक्त इतना ही समझना है कि ये परिनालिका का ये एक मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने कुछ भी आपको समझाया नहीं है
केवल मैं फिगर को एक्सप्लेन किया हूँ, फिगर समझ में आ गया तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया, हमने आपको यही कहा कि माना एक क्या है, एक परिनालिका है जिसमें n फेरे, कितने फेरे, n फेरे तार लपेटे गए हैं, ठीक है, जिसमें धारा I धारा प्रवाहित किया गया है। माना एक परिनालिका है जिसमें n फेरे तार लपेटे गए हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित है, तथा इसमें एक आयताकार बंद पृष्ठ ABCD लिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, तथा परिनालिका के मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यही बात को आपको माना की करके यहाँ पे लिखना होगा। अब वही बात हमने लिखा है। देखिए मैं अब समझाते हुए चलता हूँ, आपको ये लिखना अनिवार्य है, नहीं तो डेरिवेशन में तुरंत आपको बता देता। बट क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे दें तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा जी। तो क्यों हम 3 नंबर अपना 2 नंबर कटवाएं केवल इतने लाइन के लिए? समझ गए हैं फिगर, तो ये लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देंगे जी। फुल नंबर हमें चाहिए। तो देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है माना एक लंबी परिनालिका है, ठीक है, मतलब क्या है, माना एक लंबी परिनालिका है, ठीक है, जिसमें n फेरे तार लपेटे गए हैं। बात सही है जी, जिसमें n फेरे क्या है, जिसमें n फेरे तार लपेटे गए हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित है, जिसमें I धारा प्रवाहित है, ठीक है। माना एक आयताकार बंद पथ या हम पृष्ठ भी कह सकते हैं, माना एक आयताकार बंद पृष्ठ या पथ ABCD है, माना एक आयताकार बंद पृष्ठ ABCD है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद इसकी भुजा की लंबाई L है, ये जो पृष्ठ है इसकी भुजा की लंबाई क्या है, L है, तथा परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। परिनालिका के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। फिगर 1-2 बार आप समझेंगे ना, फिगर समझ में आ जाएगा, फिगर को समझकर ये आप लिख देंगे। एक बार और बोलना पड़ेगा मुझे, टाइम लगेगा, आपका ही टाइम जाएगा, नहीं तो मैं एक बार और बोल के समझा दूं। देखिए आप कहेंगे माना एक लंबी परिनालिका है जिसमें n फेरे तार लपेटे गए हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित है, तथा इसमें एक आयताकार ABCD पृष्ठ लिया गया है जिसकी भुजा की लंबाई L है, तथा परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बताइए अब आपको याद हो गया होगा। मैं भले ही टाइम लगता है बट मेरा लक्ष्य क्या है ना कि कोई भी स्टूडेंट जो चाहता है कि रट कर नहीं समझ कर याद करें, उनके लिए मैं खासकर प्रत्येक वीडियो बनाता हूं और उसी जोश और उत्साह के साथ उनको मैं पढ़ाने का या सिखाने का प्रयास करता हूं कि उनको रटना ना पड़े। रटेंगे बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूं, ठीक है ना, मैंने पढ़ाई किया है तो मैं जानता हूँ कि रटना बहुत मुश्किल होता है। मैंने रट कर क्लास 10th में मैंने रट कर साइंस का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रट कर मैंने पास किया हुआ है क्लास 10। तो मैं रट कर समझता हूँ। रटने के बाद क्लास 12th में जाएंगे तो कितना मुश्किल होता है, सिलेबस दुगुना हो जाता है। उस समय पे मुझे एहसास हुआ और मेहनत किया गया, शायद उसी मेहनत के बदौलत शायद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिखाने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता बट जितना जानता हूँ उतना ही मैं आपको प्रयास करता हूँ समझाने का या सिखाने का, ठीक है जी। तो आपने इससे सब समझ लिया। अब हम चलिए अब डेरिवेशन करते हैं जी। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गणना। देखिए गणना हम क्या करेंगे, ये एक परिनालिका है, परिनालिका में एक हमने बंद आयताकार पृष्ठ लिया है ABCD। तो इस बंद आयताकार पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम एम्पीयर के परिपथीय नियम से यहाँ पे निश्चित समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बंद पृष्ठ ABCD का निश्चित समाकलन करने पर, तो जब इसका निश्चित समाकलन किया जाता है
तो देखिए हम एम्पियर के परिपथीय नियम से हम जब इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो हमें इस टोटल का एक बंद आयताकार पृष्ठ है, इसका पृष्ठीय समाकलन करना है। तो इसका पृष्ठीय जो समाकलन होगा बी dl हो जाएगा। हमने बताया था एम्पियर के परिपथीय नियम में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो म्यू नॉट इंटू आई के गुणनफल के बराबर होता है। यही ना एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो हमें सबसे पहले इस बंद पृष्ठ के लिए सबसे पहले इसका टोटल, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान हम निकालेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा? तो जब हम इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो इसका टोटल, इसका पृष्ठीय समाकलन कैसे होगा? प्रत्येक भुजा के लिए हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे। तो चलिए AB के लिए करते हैं। तो AB के लिए यदि हम करते हैं तो AB के लिए पृष्ठीय समाकलन लिमिट लगाएंगे AB। तो AB के लिए पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा? B इंटू dl हो जाएगा, प्लस फिर से BC भुजा के लिए करते हैं तो BC लिख देंगे। इसके लिए पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा? B इंटू dl हो जाएगा, प्लस C से D करेंगे तो इसका पृष्ठीय समाकलन C2D, इसका पृष्ठीय समाकलन B इंटू dl हो जाएगा, अब प्लस D2A। अब इसका D2A समाकलन करते हैं तो इसका पृष्ठीय समाकलन B इंटू dl हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया। देखिए प्रत्येक भुजा का अगर हम पृष्ठीय समाकलन करते हैं और उन सभी का जोड़ देते हैं तब जाकर हमें कुल ये आयताकार पृष्ठ के लिए, हमें बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन मिलेगा। तो ये हमने ऐसा कर दिया। जो विद्यार्थी मैथ के हैं उनको समझ में तो आ रहा होगा फिलहाल, परंतु जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लाइन आप याद कर लेंगे, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। समाकलन का मतलब होता है ना कि छोटे छोटे का सभी का योग। हम कुल समाकलन ज्ञात कर रहे हैं तो छोटे छोटे सभी के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये कुल है। तो कुल कब ज्ञात होगा? जब चारों भुजाओं का हम समाकलन कर देंगे, जोड़ देंगे चारों को, तभी तो होगा ना। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए B इंटू dl ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, सदिश रूप में ये हम सब लेंगे, सदिश रूप में B इंटू dl, ये सभी सदिश रूप में है। सदिश रूप में यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से आप समझेंगे, A इंटू B हो गया तो ये B dl cos थीटा हो जाएगा। अब आप कहेंगे थीटा क्यों, यहाँ पे cos थीटा कैसे आ गया? एक बात आप समझिए। देखिए आपको ये मैंने एक बात बताया था कि सदिश A इंटू सदिश B इक्वल टू AB cos थीटा होता है। ये कहाँ से हमने बताया? ये है मैथ के रूल से। यदि दो सदिशों का जो गुणा होता है वो ये दो सदिशों के गुणा के बाद cos थीटा उसमें ऐड हो जाता है। तो ये दो सदिश ही है ना, ऊपर तीर का चिन्ह दिया गया है। तो दो सदिशों का अगर गुणनफल है तो उसका मतलब उसके जगह पर AB cos थीटा लिख सकते हैं। तो AB इसको लिख दिया, फिर से cos थीटा इसमें ऐड कर दिया। तो ये मैथ के रूल से हमने यहाँ पे किया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे B, फिर से यहाँ पर BC, यहाँ पर B dl और cos, फिर से थीटा लिख देंगे। फिर से C से D के लिए B dl cos थीटा, प्लस D से A के लिए B dl cos थीटा लिख देंगे। इतना हमने लिख दिया जी। उसके बाद अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये डेरिवेशन लंबा है बट ज़्यादा हार्ड नहीं है। केवल हमने इसके बाद हमने cos थीटा ऐड किया है। क्यों ऐड किया? गणित के रूल से हम ये बात जानते हैं तो वो हमने ऐड कर दिया AB। अब देखिए ये B dl और cos थीटा के जगह पे आप सोचिए, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। AB पृष्ठ है तो ये बताइए, ये जो AB क्या है? भुजा है। ये AB भुजा इस मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है कि नहीं? मुख्य अक्ष भी इस दिशा में है और AB जो है वो भी, AB जो भुजा है ये भी इस दिशा में है। तो इसका मतलब ये समांतर है। तो समांतर जब भी होता है तो वहाँ पे थीटा का मान हम 0 लेते हैं। तो 0 हमने ले लिया। फिर से B 80, तो ये B dl और cos।
अब देखिए यहाँ पे किसके लिए, बी सी, तो बी से सी, तो देखिए ये है, अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए अब आप क्या समझेंगे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस परिनालिका का मुख्य अक्ष ये है और इसकी भुजा BC जो है वो क्या है, लंबवत है, देख रहे हैं ना, इस ओर है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, तो वहाँ पे थीटा का मान हम 90 डिग्री ले लेंगे, प्लस C to D, C to D में अब आप ध्यान से समझेंगे, C से D, तो देखिए ये तो परिनालिका से बाहर है ना, परिनालिका से बाहर तो किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो B का मान यहाँ पे पहले ही शून्य हो जाएगा, और DL और फिर से cos और थीटा का मान ये भी समांतर है तो 0 हम ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर D2A लिख देंगे और उसके बाद BDL और cos और थीटा ये भी देखेंगे, DA ये भी लंबवत है तो इसके लिए 90 डिग्री हमने रख दिया जी। बात समझ गए। अब आप समझिएगा, देखिए cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है जी। फिर से cos 19 का मान होता है 0, देखिए यहाँ पे 0 का अगर इसमें सभी का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा और cos 90 का मान होता है 0। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, तो ये 1 अगर BDL में गुणा होगा तो ये BDL बचेगा, 0 अगर इसमें गुणा होगा तो ये टोटल 0 हो गया, ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से ये 0 इसमें गुणा करेगा तो ये भी टोटल 0 हो गया, ये भी अगर इसका मान 0 है, 0 में BDL गुणा करेगा तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये तीनों ये 0 हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल हमें यही बचा है BDL इक्वल टू BDL अब 1 गुणा कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमें क्या बचा है, BDL जो बचा है वो AB BDL इंटू 1, यही हमें बचा है, टोटल अब 0 हो गए हैं। तो अब आप ध्यान समझेंगे, ये 1 इसमें गुणा होगा तब भी क्या बचेगा, ये 1 इसमें गुणा हो जाएगा, 1 गुणा होगा तब भी BDL ही हो जाएगा। अब आपको क्या यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब यहाँ से एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे, ठीक है जी, एम्पियर का परिपथीय नियम, तो हम लिख देते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब आप कहेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम आपको पता है, समाकलन, पृष्ठीय समाकलन BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I होता है, ये बात आपको पहले से पता है। तो ये एक बात बताइए, यहाँ पर BDL है तो BDL है म्यू नॉट इंटू I के बराबर, तो ये बताइए इसके जगह पर, ये टोटल इसके जगह पर हम चाहें तो म्यू नॉट इंटू I लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो हम वही एम्पियर के परिपथीय नियम से हम यहाँ पर इसके जगह पर म्यू नॉट इंटू I लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम म्यू नॉट लिख देंगे और I हम लिखेंगे, ठीक है, म्यू नॉट इंटू I इक्वल टू ये AB BDL, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझेंगे एक बात, यहाँ पे हमें I लिखा है बट यहाँ पे केवल हम I ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखेंगे। वो क्या हम लिखेंगे समझिएगा, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू I लिखा गया है। एक बात समझिए, ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये एक अनंत लंबाई के चालक तार के लिए हमने ज्ञात किया था, और यहाँ पे अब हम जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो एक परिनालिका के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो परिनालिका में 2 चीजें और ऐड होंगी, इसमें चालक तार तो है नहीं, चालक तार है तो चालक तार क्या है, प्रति लंबाई, मतलब प्रति लंबाई फेरों की संख्या जो है वो n है, मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो फेरों की संख्या n है और उसके बाद लंबाई क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है l, तो हम l से गुणा करा देंगे, तो l इंटू एल, n इंटू एल क्या होगा, वहां पे गुणा होगा, ठीक है, n इंटू एल क्या हो जाएगा, वहां पे गुणा होगा। इसको मैं इरेज करता हूं। तो यहाँ पे एक बात समझ गए आप कि यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सॉरी म्यू नॉट है तो म्यू नॉट हम लिखेंगे, बट यहाँ पर एक चीज गुणा होगा n इंटू एल और उसके बाद फिर से I हम यहाँ पे लिखेंगे। n इंटू एल क्यों आया? क्योंकि चालक के लिए हम नहीं ज्ञात कर रहे हैं, हम एक परिनालिका के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने n इंटू एल से गुणा कराया है। ठीक है जी, कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। अब आप यहाँ पे समझेंगे म्यू नॉट इंटू एन एल इंटू आई। देखिए जब इसका समाकलन होता है तो ये समाकलन b क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ए बी बचा और ये इसका समाकलन होगा। तो आप ध्यान समझेंगे, जब भी किसी वृत्त का अल्पांश के लिए, मतलब वृत्त के अल्पांश के लिए यदि समाकलन होता है तो वृत्त की परिधि मानकर 2 पाई r हम मान लेते हैं, dl को 2 पाई r मान लेंगे। परंतु किसी चालक के लिए होगा, किसी परिनालिका के लिए अगर होता है तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, लंबाई हम मान लेते हैं, वहां पे वृत्त की परिधि नहीं मानेंगे, लंबाई मानेंगे। तो l क्या है, अल्पांश लंबाई है, तो इसको b इंटू dl के जगह पर हम केवल l लिख देंगे। l क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पर वृत्त की परिधि के लिए नहीं, लंबाई, ये इसकी भुजा की लंबाई l है तो लंबाई के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो l हमने लिख दिया। उसके बाद इधर क्या है, म्यू नॉट n इंटू एल इंटू आई लिख दिया। अब बताइए इस l से l कैंसिल हो जाएगा, ये वाला l, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इसको b को हम इधर लिखते हैं, तो b इक्वल टू क्या मिला, b इक्वल टू म्यू नॉट फिर से n इंटू आई, तो b इक्वल टू हमें ये मिला जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये फॉर्मूला आया है, b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट n इंटू आई। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल वे में सोल्व करते हुए मैं आया हूँ, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें। हाँ ये है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट जो भी हैं उनको थोड़ी सी डेरिवेशन जो होता है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये नॉर्मल बातें हैं, ये आती ही है, सभी की आएगी भैया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं है जितना होनी चाहिए, तो बायोलॉजी से आप हैं तो थोड़ी सी परेशानी आएगी ही, समाकलन अवकलन ये सब में थोड़ी दिक्कत आती ही है। चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे ना सब आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टा का, सभी का लिंक हमने दे दिया है, तो आप सभी से ज्वाइन हो जाइएगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया है, उससे आप चैप्टर वाइज सभी ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हुए आइए, और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।